अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कैपिटल इन्वेस्टर अप्रेजल के टूल्स पे चल रही थी और कल हमने आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना सीखा था। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करने के लिए एडवांस्ड टूल्स में हमने अगर हमें प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज मिल जाएं तो उनकी एनपीवी कैलकुलेट कैसे की जाती है और एनपीवी की बेसिस पे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी और कंपैरिजन के डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, ये बात हम कर चुके थे। प्रोजेक्ट कैश फ्लो से आईआरआर कैसे मेजर करनी है, प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कैसे मेजर करना है, इस पे कल हमारी डिस्कशन हुई थी और ये एक बेसिक सा मेथड था जो हमने आईआरआर कैलकुलेशन के लिए सीखा था कि हमें प्रोजेक्ट कैश फ्लोज अवेलेबल हों, कोई से दो रेट लेके उन पे दो एनपीवीज और फिर इंटरपोलेशन फार्मूला, इसकी मदद से आईआरआर की एस्टिमेशन और इसकी लॉजिक जो है इंटरपोलेशन की, वो मैंने आपको इस ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन की थी। इंटरपोलेशन आपके ओरिजिनली आईआरआर कर्व की शेप में ड्रॉ ग्राफ होता है, वो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट आईआरआर तो शायद ये था, लेकिन इंटरपोलेशन हमें दो पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके एस्टिमेटेड आईआरआर दे देती है। आईआरआर का आंसर इंटरपोलेशन से डिपेंड करेगा हमने कौन से दो रेट सेलेक्ट किए, लेकिन हमारे मार्क्स आंसर की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारे मार्क्स प्रोसेस की डेमोन्स्ट्रेशन पे डिपेंडेंट है कि हमने जो प्रोसेस पढ़ा है क्या हम इसको सही डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं। ये प्रोसेस की डेमोन्स्ट्रेशन पे हमारे मार्क्स हैं। आंसर हमारा 17.1 आता है, 16.7 आता है, 17.4 आता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने एज लॉन्ग एज ये प्रोसेस सही फॉलो किया है, विल गेट फुल मार्क्स। जी, एनी क्वेश्चन आईआरआर की कैलकुलेशन को लेके? प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न हमने मेजर कर लिया, तो ये काम किया हमने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी डिसीजन के लिए, तो अब डिसीजन रूल पढ़ते हैं। आईआरआर में फिजिबिलिटी डिसीजन लेने के लिए हम प्रोजेक्ट के रेट ऑफ रिटर्न को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करते हैं। आईआरआर प्रोजेक्ट क्या रिटर्न दे रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टर क्या रिटर्न मांगता है। तो रूल इज वेरी सिंपल, अगर प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर्स के रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट फीजिबल है, मतलब प्रोजेक्ट जो कमाएगा इन्वेस्टर को देने के बाद भी कुछ ना कुछ बिजनेस में शेयर होल्डर के लिए बच जाएगा। लेकिन अगर प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है। और कंपैरिजन में जिस प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न हायर है वो बेहतर है, जो प्रोजेक्ट ज़्यादा सालाना रिटर्न जनरेट कर रहा है वो बेहतर है। तो यह है जनाब कहानी हमारी डिसीजन मेकिंग की। एनी क्वेश्चन? कल आपने बाय द वे कल आपको असाइनमेंट दी गई थी प्रोजेक्ट बी के आईआरआर की कैलकुलेशन की, दैट वाज इलस्ट्रेशन नंबर 13। तो जनाब उसकी क्या ही थी आईआरआर? रेट बताएं, कौन से दो रेट आपने सेलेक्ट किए और उनसे आईआरआर आपने क्या निकाली? वन बाय वन। 10 एंड 20 आपने दो रेट्स लिए, 10 एंड 20 दो रेट्स लिए। 10% पे एनपीवी वाज 6.67, 20% पे 1.69। दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं और एज अ रिजल्ट आईआरआर वाज 23.39%। किसी और बच्चे ने कोई और रेट यूज किए हो? जी बेटा, 10 एंड 18, 10 एंड 18 दो रेट्स अगर यूज करें तो आईआरआर क्या आती है? आईआरआर बोला, आईआरआर 22.93%। एज लॉन्ग एज आपकी कैलकुलेशन ठीक है, डिस्पाइट दोनों में आईआरआर का आंसर फर्क है, दे बोथ आर द करेक्ट आंसर, दे बोथ विल गेट द फुल मार्क्स। जी, आईआरआर की कैलकुलेशन पे और आईआरआर का डिसीजन रूल, फिजिबिलिटी का रूल क्या है और कंपैरिजन का रूल क्या है। बाय द वे हम ए और बी को कंपेयर करें तो हमने प्रोजेक्ट ए का आईआरआर कैलकुलेट किया था कितना, 17.1, और बी का आईआरआर कैलकुलेट किया हमने 23.39। तो कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है? ऑफरिंग हायर आईआरआर, बी बेहतर है। और अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 15% है, 10% है, तो ए भी फीजिबल है, बी भी फीजिबल है। फीजिबल दोनों प्रोजेक्ट हैं, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक बेहतर देखना है तो जिसका आईआरआर ज्यादा है वो बेहतर है। जी, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल आईआरआर की कैलकुलेशन पे?
जी बेटा, हम IRR कैलकुलेट करते हैं जब NPV 0 होता है जी। तो हम लोगों का अगर प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हुआ या कम हुआ, एनपीवी यानी पॉजिटिव हुई या नेगेटिव हुई, तो फिर हम लोग को आया बेटा दो डिफरेंट टूल्स हैं। जब आप NPV यूज़ कर रहे हैं तो NPV यूज़ कर रहे हैं, जब IRR यूज़ कर रहे हैं तो IRR यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप IRR के रेफरेंस से बात कीजिए। IRR का टूल आपको क्या कहता है? प्रोजेक्ट का IRR कैलकुलेट करें। तरीका बता दिया आपको, प्रोजेक्ट का IRR कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। फिर डिसीजन लेना है तो IRR का डिसीजन रूल आपको बता दिया अभी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर कर लें उसको। कहाँ पे कंफ्यूजन है? फिर हम लोगों ने आईआरआर पे इसलिए हम लोग गए थे क्योंकि हम लोगों को प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न करना था जी, और IRR हमें प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न बता देता है। IRR प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न ही तो होता है। NPV मेथड में हमें आंसर क्या मिलता है? पॉजिटिव NPV, नेगेटिव NPV। प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न क्या है ये NPV मेथड में हमें पता नहीं चला, तो हमने IRR अप्लाई कर दिया। IRR में हमें इंटरपोलेशन के बाद जो रेट मिला वो क्या है? प्रोजेक्ट्स रेट ऑफ रिटर्न। बस यहाँ तक मामला है, ख़त्म हो गया। प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न मिल गया हमें। अब उसको कंपेयर कर लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कि प्रोजेक्ट क्या रिटर्न दे रहा है सालाना और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है सालाना। तो अगर प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट फीजिबल, प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 13 में, जैसे चलें इलस्ट्रेशन 13 का, इधर आ जाओ, ये सवाल हमें करने लगे। अभी आपकी क्लास एक्टिविटी है, इस पर बात कर लेते हैं जो आपने सवाल पूछा। हमें इस सवाल में कहा गया है कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट इज feasible. Amir Limited is evaluating project Z. It will require initial investment of 40,000 and estimated future relevant cash flows over its life are as under 1, 2, 3, 4. Company has a cost of capital of 17%. कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17% है, लेकिन हमें क्या टूल अप्लाई करना है? IRR। तो IRR के लिए क्या करना है? हमें एनी टू रेट सेलेक्ट करते हैं। वी हैव नो रिस्ट्रिक्शन कि कौन से दो रेट लेने हैं, बट जनरल गाइडलाइन है। ये जनरल गाइडलाइन है, अगेन ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आपको IRR कैलकुलेट करना है तो आप एक रेट इससे कम ले लेते हो, एक रेट इससे ज़्यादा ले लेते हो। दिस इज जनरल गाइडलाइन। आप दोनों इससे ऊपर ले लो तो भी कोई हर्ज नहीं है, दोनों इससे नीचे ले लो तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नॉर्मली हम एक रेट इससे नीचे में भी 10% या 15%, एक रेट इससे ऊपर में भी 20% ले लेते हैं। ठीक है, तो लीजिए जी, ये आपके सामने है। मैं आपको दो रेट्स बता रहा हूं ताकि आप सबका आंसर सेम आए। आप लीजिए 12 और 20। 12 और 20 दो रेट्स हैं, ये लेके सवाल को हल कीजिए और डिसीजन बताइए। 12% पे एनपीवी लेंगे आप पहले, फिर 20% पे एनपीवी लेंगे, और फिर आप IRR कैलकुलेट करेंगे और IRR को फिर कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से टू टेक द डिसीजन। फटाफट। प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स आपके पास हैं, उनको इस्तेमाल कीजिएगा बेटा। कैलकुलेटर पे डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करना अवॉइड किया करें। अब आप प्रेजेंट वैल्यू टेबल से तारुफ हो गया, आपकी एक्सेस में आ गया, एग्ज़ाम में भी मिलेगा, तो उसको यूज़ करने की आदत डालिए ताकि उसके इस्तेमाल में आपकी एफिशिएंसी बढ़े, स्पीड बढ़े।
जी जनाब 12% पे क्या आ रही है एनपीवी? जितनी कितनी जी? 2618 पॉजिटिव, और 20% पे 3820 एंड दिस इज नेगेटिव, और आईआरआर सॉरी 15.25, and when compared with 17%, project is feasible or not? Project is not feasible क्योंकि इन्वेस्टर चाहता है कम से कम 17% रिटर्न, प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है 15.25%, which is less than the target return, which is less than the investor's requirement, so project should not be accepted. जी किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल? आईआरआर से रिलेटेड अक्सर बच्चों के जहन में एक कन्फ्यूजन आती रहती है, जो को वाइस करने की कोशिश क्लास में कल भी हुई, आज भी हुई, मैंने उसको ज़रा खामोश करा दिया कि लेकिन अब मैं खुद वाइस कर रहा हूँ ताकि किसी बच्चे के जहन में अगर है बात तो क्लियर हो जाए। अक्सर बच्चों के जहन में आता है जी आईआरआर में तो एनपीवी 0 होती है, तो प्रोजेक्ट फीजिबल कैसा हुआ? क्यों जी, ये पूछना चाह रहे थे ना आप? हम आईआरआर कर रहे हैं, हम एनपीवी नहीं कर रहे। आईआरआर में वी डोंट लुक एट द एनपीवी, हमने तो इतनी मेहनत करके वो रेट ढूंढा है जिस पे एनपीवी 0। हमने तो तरीका ढूंढा था ना कि आईआरआर ढूंढने का तरीका क्या है, ऐसा रेट ढूंढो जिस पे एनपीवी 0 हो। तो हमें तो एनपीवी 0 वाला रेट चाहिए था क्योंकि वही रेट आईआरआर होता है। हमें आईआरआर मिल गया, अब हमने एनपीवी को नहीं देखना, हमें पता है इस पे एनपीवी 0 होती है भाई, हमने इसको इससे कंपेयर करना है। ये प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न मिल गया, इसको अब देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एनपीवी रूल में हम कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, ताकि जान सकें कि प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हर्डल को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे इस केस में बताओ, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को एनपीवी मेथड के तहत अप्रेज करना चाहूं तो क्या करूंगा? इन कैश फ्लोज को 12 पे करूंगा, 20 पे करूंगा, किस पे डिस्काउंट करूंगा? 17 पे। और 17 पे डिस्काउंट करूंगा तो इसकी एनपीवी क्या आएगी? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव आएगी क्योंकि ये प्रोजेक्ट 17 से कम रिटर्न दे रहा है। एनपीवी हमें यही बताती थी ना कि भाई अगर प्रोजेक्ट का रिटर्न 17 से कम होगा तो एनपीवी नेगेटिव है, अगर प्रोजेक्ट का रिटर्न 17 से ज्यादा होगा तो एनपीवी पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमें एनपीवी कैलकुलेट करनी है तो हमने कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करना है। हमें अगर आईआरआर जानना है तो हमें कोई से दो रेट लेके इंटरप्रेशन की मदद से आईआरआर वो रेट ढूंढना है जिस पे एनपीवी 0 होगी, वो रेट हमारा आईआरआर है, और आईआरआर को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करके हम फैसला लेते हैं। आईआरआर टूल में हम तो खुद कोशिश करके ऐसा रेट लेके आ रहे हैं जिस पे एनपीवी 0 हो, हमें एनपीवी में इंटरेस्ट वहां पे नहीं है, हमें आईआरआर में इंटरेस्ट है। एनपीवी तो 0 हमने खुद की है वहां पे कोशिश करके जोर लगा के। जी एनी क्वेश्चन? कोई और सवाल किसी बच्चे के ذहन में? अच्छा, ये आगे इलस्ट्रेशन 15 16 है, वो आपकी होम असाइनमेंट है, कैलकुलेशन है, वो कीजिएगा। हम फिलहाल आगे आते हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इनको ज़रा पढ़िए समझने के लिए, रटने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़िए एंड मेक श्योर कि ये एडवांटेज कैसे है, डिसएडवांटेज में क्या खराबी है, ये डिसएडवांटेज क्यों है इसको समझिए। क्योंकि मैंने जैसे कहा वी कैन बी सेट एन एमसीक्यू ऑन दिस एरिया। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे कोई एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम में, पढ़िए ज़रा इसको, और जो बात समझ नहीं आती पूछिए। फोर्थ डिसएडवांटेज आई एलैबोरेटेड, ये तो एक हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन आगे चल के, इसके अलावा बाकियों को में जो प्रॉब्लम है बता दीजिए, चौथे को तो मैंने बताना ही बताना है।
जी, और किसी पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन चाहिए बता दीजिए ताकि मार्क करवा लें, फिर हम 1 बाय 1 को डिस्कस करते हैं। 2 मार्क हो गए जी, 4 और 5। 4 मैंने किया था, 5 आपके एक साथी ने मार्क करवा दिया। और किसी और पॉइंट में कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए। एडवांटेज नंबर 5th, जी दैट्स इट। कोई और भी टैग करवाना है? स्टार्टिंग विद एडवांटेज नंबर 5, एनपीवी टूल आपने अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास नहीं है तो एनपीवी का टूल इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आप एनपीवी कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास नहीं है। आप एनपीवी कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए यू डोंट नीड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यू नीड एनी 2 रेट्स। कोई से 2 रेट लेके आईआरआर आ जाती है। सो प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न जानने के लिए यू डोंट नीड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एनपीवी जानने के लिए प्रोजेक्ट की यू नीड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हम यहां पे प्लस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एनपीवी टूल को अप्लाई करने के लिए यू नीड एडिशनल नॉलेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी नहीं आती तो आप एनपीवी कैलकुलेट नहीं कर सकते। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इटसेल्फ एक काफ़ी एडवांस्ड और कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। आपके सिलेबस में है, पढ़ेंगे उसको, लेकिन बेसिक लेवल सीफैप में जब जाओगे बीएफडी में, वहाँ पे उसका एडवांस लेवल नॉलेज आपको मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए यू नीड एडवांस लेवल नॉलेज। तो एक एनपीवी टूल को अप्लाई करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी कंप्रीहेंसिव नॉलेज चाहिए। कंप्रीहेंसिव नॉलेज एक कॉम्प्लेक्स एरिया का आपके पास होगा तो ही एनपीवी टूल अप्लाई हो सकता है। आईआरआर में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए यू डोंट नीड कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी नोन। सो दिस इज अ प्लस इन दिस टूल कि इसको अप्लाई करना एनपीवी की निस्बत रिलेटिवली रिक्वायर लेसर नॉलेज। इसको पढ़ लेते हैं पहले। डिसएडवांटेज नंबर 5, हमने कल और परसों में 2 प्रोजेक्ट से डील किया था, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। इन दोनों टूल्स पे हमने एनपीवी भी अप्लाई की और उसमें हमें बताया गया था इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। तो हमने इसकी एनपीवी कैलकुलेट की थी 14.72 गाल्बन और इसकी थी 6.67, दोनों पॉजिटिव थे। फिर हमने कल एक प्रोजेक्ट की आईआरआर क्लास में की थी, एक आपको असाइनमेंट में दी गई थी। इसकी आईआरआर आई थी 17.1% और इसकी आईआरआर थी तकरीबन 23.4%। अगर मैं आपसे पूछूं एनपीवी टूल के तहत कौन सा प्रोजेक्ट फीजिबल है, ए और बी? कौन सा प्रोजेक्ट फीजिबल है? दोनों फीजिबल हैं, दोनों की एनपीवी पॉजिटिव है। एनपीवी के तहत दोनों प्रोजेक्ट फीजिबल है क्योंकि दोनों की एनपीवी पॉजिटिव है। मैं आपसे पूछूं आईआरआर के तहत कौन सा प्रोजेक्ट फीजिबल है, तो आईआरआर के तहत भी दोनों प्रोजेक्ट फीजिबल हैं क्योंकि दोनों की आईआरआर 10% से ज्यादा है। तो भाई पहली बात तो ये क्लियर कर लो, फिजिबिलिटी डिसीजन में एनपीवी और आईआरआर के रूल में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, इनमें कभी इख्तलाफ नहीं आता। फिजिबिलिटी पूछा जाए ना एनपीवी से, तो जिस प्रोजेक्ट को एनपीवी फिजिबल कहेगी आईआरआर भी उसको फिजिबल ही कहेगी। जिसको एनपीवी नहीं फिजिबल का आईआरआर ने भी उसको फिजिबल ही कहना है। जिस प्रोजेक्ट को एनपीवी अनफिजिबल कहेगी आईआरआर भी उसको अनफिजिबल ही कहेगी। तो जनाब व्हेन देयर इज अ डिसीजन ऑन द फिजिबिलिटी, NPV and IRR never gives conflicting result, never give conflicting result। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं आएगा। यहां पे मैं लिखा है एट टाइम्स, कभी कभी इख्तलाफ आता है। वो इख्तलाफ कब आता है, वो यहां पे आ रहा है। अगर मैं कहूं एनपीवी के तहत बताओ विच प्रोजेक्ट इज बेटर, तो एनपीवी कहती है जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा पॉजिटिव है वो अच्छा है। और अगर आपसे पूछूं आईआरआर के तहत विच प्रोजेक्ट इज बेटर,
तो आईआरआर कहता है जिस प्रोजेक्ट की रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है वो बेहतर है। हियर इज द कॉन्फ्लिक्ट। जब कंपैरिजन करोगे, जब आप दो प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करते हो, देन देयर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट। हमेशा नहीं आएगा, फिर भी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। हो सकता है दोनों कहें ए बेहतर है, हो सकता है दोनों कहें बी बेहतर है। कब दोनों ए बेहतर कहेंगे, तब कब कॉन्फ्लिक्ट वहां पे भी नहीं आता, इस पर भी हम बात अभी नहीं करेंगे, बीएफडी में करेंगे। फिलहाल हमारे लिए यही जानना काफी है कि कभी कभी एनपीवी आईआरआर कंपैरिजन के ऊपर कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट दे सकते हैं। कंपैरिजन डिसीजन, यहां पे हम लिखेंगे एनपीवी एंड आईआरआर मे गिव कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट। इनमें इख्तलाफ आ सकता है। जैसे प्रोजेक्ट ए और बी में हम देख रहे हैं कंपैरिजन में इनका इख्तलाफ है। एनपीवी कहती है प्रोजेक्ट ए बेहतर है, आईआरआर कहती है प्रोजेक्ट बी बेहतर है। तो ये जनाब हमने जो पॉइंट लिखा नंबर 5, उसकी आपको एक्सप्लेनेशन दे दी कि कब इख्तलाफ आएगा, क्यों, ये जानना फिलहाल हमारे स्कोप में नहीं है। एनी क्वेश्चन? अच्छा, यहां पे एक और चीज क्लियर कर लें कि अगर इख्तलाफ आए, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर ने कहा एनपीवी अप्लाई करो ए और बी के ऊपर, आईआरआर अप्लाई करो ए और बी के ऊपर, और फिर फाइनल डिसीजन बताओ करना क्या है, तब हमारे पास तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। अज्यूमिंग दे बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब एक करना है, और हमसे एग्जामिनर पूछा कौन सा एक करना है। अब एनपीवी कहता है ए करो, आईआरआर कहता है बी करो। तो यहां पे एक और फिर असूल सीख लो, जो मैंने कल एक जुमला शायद कल या परसों बोला था कि एनपीवी इज द बेस्ट टूल। अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो डिसीजन फॉलो करोगे एनपीवी का, कि हमें फिर ए करना है। हमें एग्जामिनर ने कहा दोनों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी कैलकुलेट करो, दोनों की आईआरआर कैलकुलेट करो, और पूछा जाए भाई म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है कौन सा करोगे, तो हमने कहा जी जो एनपीवी कह रही है वो कर लेंगे। कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है, एनपीवी का डिसीजन रूल शुड प्रिवेल, क्योंकि एनपीवी टेक्निकली सुपीरियर है, आईआरआर से बड़ी है। मतलब ये बाप है, ये बड़ा भाई है, इसकी बात चलेगी, इसकी नहीं चलेगी, ये ख्याल रखना। अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो बड़े भाई की बात चलेगी। अच्छा, नॉन कन्वेंशनल वाली बात रहेगी हमारी कि नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज क्या होते हैं और मल्टीपल आईआरआर कहां से आता है। ये भी आईआरआर का एक ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से आईआरआर, जब हम कहते हैं ना कि एनपीवी सुपीरियर है, तो एनपीवी के सुपीरियर होने में कुछ एनपीवी की अच्छाइयां भी हैं, और एनपीवी के सुपीरियर होने में कुछ आईआरआर की कमियां भी हैं। तो ये आईआरआर की कमियों में से एक कमी है, एक ये खामी है आईआरआर में, जिसकी वजह से एनपीवी इज कंसिडर्ड सुपीरियर। एनपीवी की अपनी स्ट्रेंथ्स भी हैं, लेकिन आईआरआर की खामियां भी हैं जो इसको नीचे ले जाती हैं। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज क्या होते हैं, पहले वो क्लियर कर लें यहां से कहीं से। जी यहां से हम नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज क्लियर करते हैं। कन्वेंशनल कैश फ्लोज होते हैं कि आप जब प्रोजेक्ट शुरू करें, इनिशियल पीरियड में इन्वेस्टमेंट्स आ जाए और उसके बाद इनफ्लोज शुरू हो जाए। ये कन्वेंशनल कैश फ्लोज आपके सामने है प्रोजेक्ट ए के। इवन यहां पे एक और आउटफ्लो भी आ जाए, इट इज स्टिल कन्वेंशनल कैश फ्लोज, कि शुरू में आउटफ्लोज हैं और फिर रिटर्न शुरू होगी। वो आउटफ्लो एक पीरियड में है, 2 में है, 3 में है, लेकिन पहले आउटफ्लो और फिर इनफ्लो। दिस इज कन्वेंशनल कैश फ्लोज। और नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज क्या होते हैं कि भाई पहले आउटफ्लो आया, फिर इनफ्लो आ गया, आगे चल के फिर आउटफ्लो आ गया। अब ये नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज बन गए। कन्वेंशनल है शुरू में इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद जब रिटर्न शुरू हो जाए फिर रिटर्न ही चलती जाएगी कारोबार में। और नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो क्या है कि शुरू में इन्वेस्टमेंट हुई, मैं फिर बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट एक पीरियड में है, 2 में है, 3 में है, शुरू में इकट्ठी इन्वेस्टमेंट है ना, और उसके बाद रिटर्न है, दिस इज कन्वेंशनल। लेकिन एक दफा रिटर्न शुरू होने के बाद अगर दोबारा इन्वेस्टमेंट आ जाए, दिस इज नॉन कन्वेंशनल, मतलब गैर रवायती कैश फ्लो बन जाते हैं। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज का ड्रॉबैक क्या है कि आप जब इनकी आईआरआर कैलकुलेट करने जाते हो
तो ग्राफिकली इसको समझें। तो ये ग्राफ को समझाया गया था कि डिफरेंट रेट्स पे जब कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हो तो किसी एक रेट पे एनपीवी 0 आती है, ये बताया गया था ना। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कहीं पे 0 आगे चले नेगेटिव आती गई। कन्वेंशनल कैश फ्लो के साथ ग्राफ ऐसा बनता है, कन्वेंशनल कैश फ्लो के साथ ऐसा ग्राफ बनेगा, किसी एक रेट पे एनपीवी 0 आएगी। लेकिन नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है, ऐसा ग्राफ बन जाता है, 2 रेट्स पे एनपीवी 0 आ जाती है। यह है नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज का ग्राफ। इसका प्रूफ हमारे स्कोप में नहीं है, इसका न्यूमेरिकल हमारे स्कोप में नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू की हद तक इतना जानना जरूरी है। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज क्या होते हैं और मल्टीपल आईआरआर का प्रॉब्लम क्या है, बस ये जानना जरूरी है। दिस मोर देन इनफ। तो नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज में एक यहां पे एनपीवी 0 है, एक यहां पे एनपीवी 0 है। अब हमारा आईआरआर कौन सा है, ये प्रॉब्लम आ गई। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि जब कैश फ्लोज नॉन कन्वेंशनल होते हैं तो आईआरआर का टूल उसकी काम पे टांग जाती हैं और वो काम ठीक नहीं करता, ठीक है। तो वो हमें बता नहीं पाता कि भाई असल आईआरआर है क्या, 2 आईआरआर निकाल के दे देगा और विल बी इन अ फिक्स। इसलिए रूटीन में कन्वेंशनल कैश फ्लोज हैं, आपको आईआरआर इस्तेमाल करना है, आईआरआर कीजिए, एनपीवी करना है, एनपीवी कीजिए, जिस टूल की जरूरत है कीजिए। लेकिन नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज में आईआरआर इज फॉरबिडन, उसको नहीं हाथ लगाना भाई, क्योंकि वो गड़बड़ कर देगा, वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज प्रैक्टिकली लाइफ में आप प्रोजेक्ट की अप्रेजल करोगे, वहां पे नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज भी आपके सामने आएंगे। कोई प्रोजेक्ट ऐसा होगा जिसमें कहा जाएगा जी शुरू में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, 3-4 साल चलेगा, 3-4 साल बाद एक बड़ा मेजर ओवरऑल कराना पड़ेगा, फिर अगले 3-4 साल और प्रोजेक्ट चलेगा। तो 3-4 साल पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फिर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, फिर मेजर ओवरऑल आया, उसकी वजह से नेट इन्वेस्टमेंट, नेट कैश फ्लो फिर आउट नेगेटिव हो गया, इनफ्लो शुरू हो गए, तो ये नॉन कन्वेंशनल बन गया। तो जब नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज आए और आपको कोई सुपीरियर कहे भाई मुझे आईआरआर कैलकुलेट करके इसकी दो, तो आपने इनकार कर देना है, भाई ये नॉन कन्वेंशनल है, इनका आईआरआर नहीं हम आपको बता सकते, आईआरआर विल बी मिसलीडिंग हियर। जी एनी क्वेश्चन? ये मैं बात आपको बता चुका हूं, कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो एनपीवी का रिजल्ट प्रिवेल करेगा। कोई सवाल? अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा काम चलते हैं लेके आगे। हमें कैश फ्लोज एक प्रोजेक्ट के मिल जाएं, उन कैश फ्लोज का पेबैक भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और पेबैक के बेस पे फिजिबिलिटी डिसीजन, कंपैरिजन डिसीजन भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कैश फ्लोज मिल जाए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता हो तो हम एनपीवी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एनपीवी की बेस पे फिजिबिलिटी, कंपैरिजन डिसीजन भी ले सकते हैं। प्रोजेक्ट कैश फ्लोज पता हो तो हम आईआरआर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आईआरआर की बेस पे फिजिबिलिटी, कंपैरिजन डिसीजन भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई असल मार्क्स हमारे होते ही कैश फ्लोज में है, कैश फ्लोज कैलकुलेशन में है। और कैश फ्लोज कैलकुलेशन में अब हम थोड़ा सा काम कैश फ्लोज कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे। उसमें बल्कि आप कह लें कि 4 एडजस्टमेंट्स हमारी बनती हैं, 4 एस्पेक्ट बनते हैं कैश फ्लोज डिटर्मिनेशन में। अब हम उन पे थोड़ा सा काम करना चाहेंगे। डिटर्मिनिंग या एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। अब हम इस एरिया पे थोड़ा सा काम करते हैं, क्योंकि कैश फ्लोज हमारे पास आ जाए तो अगला काम हम काफ़ी हद तक सीख चुके हैं। टूल जो भी कहेगा एग्जामिनर हम अप्लाई कर लेंगे। एस्टिमेटिंग कैश फ्लोज मेजर काम अब हमारा रह गया है, मेजर मार्क्स भी एग्जाम में इसी के होते हैं। इसमें हमें जो कॉन्सेप्ट्स या एडजस्टमेंट सीखनी है, सबसे पहला एस्पेक्ट है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग है ना भैया, तो डिसीजन मेकिंग में सबसे पहला एस्पेक्ट है रेलेवेंट कैश फ्लोज आइडेंटिफिकेशन। जिस तरह शॉर्ट टर्म में हमें शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हमने कैश 3 में पढ़ी थी, वहां पे रेलेवेंट और इरेलेवेंट दोनों कैश फ्लोज हमें दिए जाते थे। इधर भी ऐसा ही होगा। हमें एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करने को कहा जाएगा कि भाई कंपनी ये एक नई फैक्ट्री लगाने के बारे में सोच रही है, या कंपनी अपनी फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक नई मशीन लगाने के बारे में सोच रही है, या कंपनी अपनी एक पुरानी मशीन खराब होगी उसकी जगह नई मशीन लाने की बात कर रही है। तो इसकी फिजिबिलिटी असेस कीजिए, कोई भी टूल हमें बता दिया जाएगा। तो हमारा सबसे पहला काम वहाँ पर रहेगा उस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज फोरकास्ट करना।
कि भाई हम नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नई मशीन लगा रहे हैं, या हम एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में एक पुरानी मशीन की जगह नई मशीन ला रहे हैं, कोई भी केस है, इट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का केस। हमें देखना पड़ेगा हाउ मच विल बी आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट विल बी द एनुअल फ्यूचर एस्टिमेटेड बेनिफिट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट। हमें सबसे पहले कैश फ्लोज एस्टिमेट करने हैं और उस एस्टिमेशन में हमें क्या क्या नॉलेज चाहिए, क्या क्या स्किल चाहिए। तो जनाब सबसे पहले हमें यह स्किल चाहिए, रेलेवेंट कैश फ्लोज लेने हैं। सिर्फ रेलेवेंट कैश फ्लोज पे हम कैप 3 में बात कर चुके हैं बड़ी डिटेल में, उसकी रिवीजन अभी हम करेंगे, बिल्कुल कैप 3 लेवल की ही रिवीजन है, ऑल्दो उसका हम रिफाइन कर देंगे, थोड़ी सी अपग्रेड कर देंगे कैप 6 के रेफरेंस से डिस्कशन के साथ, लेकिन बेसिक न्यूमेरिकल जो हम यहाँ पे करेंगे वो कैप 3 की रिवीजन के लिए हैं, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन भी हमें पास पेपर में आए हुए हैं जिनमें कैप 3 लेवल रेलेवेंट कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट टेस्ट किया गया है। तो हम कैप 3 लेवल रिवीजन से नॉलेज बेस को अल्टीमेटली यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट है, रेलेवेंट कैश फ्लो दिए जो वहाँ पढ़े थे यहाँ पे भी लगेंगे। देन देर आर 3 पॉसिबल एडजस्टमेंट जो कि एग्जामिनर हमसे करवाएगा कैश फ्लोज में। एग्जाम में 3 होंगी, 2 होंगी, कभी 1 होगी, कितनी है, लेकिन सिलेबस में हमें 3 पॉसिबल एडजस्टमेंट हमें सीखनी है कैश फ्लोज की डिटर्मिनेशन में। एक, इन्फ्लेशन, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, एग्जामिनर हमें कहेगा जी प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है और सालाना इन्फ्लेशन भी 5% चलती है मुल्क में, प्राइसेस भी बढ़ती हैं, रेवेन्यू की भी और कॉस्ट के लिए भी। तो भाई 5 साल में जब इन्फ्लेशन आ जाएगी तो इन्फ्लेशन की वजह से हमारे 5 साल के कैश फ्लोज को कैसे एडजस्ट करना है और क्या क्या उसके पॉसिबल इंप्लीकेशंस हो सकती हैं हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के डिसीजन में, उसको कैसे डील करना। दूसरा, सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती प्रोजेक्ट करने के लिए, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। इसको हम नेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स भी कह सकते हैं। इससे कैसे डील करना है, क्योंकि एग्जामिनर हमें कहेगा कि भाई आपको प्रोजेक्ट ए जो करना है उसके लिए मशीनरी के लिए तो 40 मिलियन चाहिए, लेकिन मशीनरी के साथ मशीनरी को चलाने के लिए रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, कारोबार चलाना है तो कोई डेटर्स में भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको 10 मिलियन चाहिए। तो हाउ टू डील विद नेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट या वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है। ये दूसरी एडजस्टमेंट आएगी। और तीसरी एडजस्टमेंट जो इस तरह के सिनेरियो में हमें दी जाती है, दैट इज डीलिंग विद टैक्सेशन। हमें इस तरह के सवालों में बताया जाता है जी आप कारोबार करेंगे, कारोबार से मुनाफा भी कमाएंगे, लेकिन कंपनी इज लायबल टू पे 30% टैक्सेस। तो टैक्सेस को कैसे डील करना है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। तो एस्टिमेटिंग कैश फ्लोज में हमें यह है एस्पेक्ट जो सीखने हैं। इसको हम ABC कर देते हैं, ऊपर 1 2 है तो ये ABC हो गया। हमें रेलेवेंट कैश फ्लोज की आइडेंटिफिकेशन पे काम करना है। हमें 3 पॉसिबल एडजस्टमेंट जो हमें एग्जाम में आ सकती हैं, कभी एक आएगी किसी सवाल में, किसी में 2 आएंगी, किसी में 3 आएंगी। हमें इन तीनों की वर्किंग सीखनी है। इन्फ्लेशन से कैसे डील करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट से कैसे डील करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, और टैक्सेशन से कैसे डील करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। ये हमारा अगला स्कोप है। जब ये तीनों एस्पेक्ट हम कवर कर लेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का जो एग्जामिनल क्वेश्चन है मेरा ख्याल है वो हमारा तैयार हो जाएगा। ये 1 2 3 4 एडजस्टमेंट, 4 एस्पेक्ट को कवर करने के बाद हम एग्जाम लेवल क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहां पे जी? अच्छा जी, डिस्कशन हमने शुरू करनी है रेलेवेंट कॉस्टिंग जो कैप 3 में हमने पढ़ी थी वहां से। हम कैप 3 नॉलेज का रीकैप लेते हैं जी। रेलेवेंट कैश फ्लोज के बारे में आपने पढ़ा था जी। फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज होते हैं, और कैश फ्लोज आर अफेक्टेड बाय आवर डिसीजन अंडर कंसिडरेशन होते हैं। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनमें सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 होता है कि भाई कैश फ्लो रेलेवेंट वही हैं जो हमारे फैसले से बदल जाएं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एग्जामिनर कह सकता है
मैं एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू आपको ये रेलेवेंट का फ़र्क, थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन की अहमियत आप बताऊं। हमें एग्जामिनर कह सकता है कि भाई हम करंटली एनुअल सेल्स 10,000 यूनिट्स हैं एंड कंपनी इज evaluating टू अपग्रेड प्लांट, अपग्रेड प्रोडक्शन प्लांट, और इसमें 120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये कहानी हमें क्वेश्चन है दी कि अभी करंटली हम बेच रहे हैं 10,000 यूनिट्स और हम अपग्रेड करना चाह रहे हैं प्लांट को जिस पे 120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लगेगी। वी आर फर्दर टोल्ड अपग्रेडेशन के नतीजे में एक्सपेक्टेड एनुअल सेल विल बी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो एक्सपेक्टेड एनुअल सेल विल बी से 14,000 यूनिट्स। बाकी भी कहानी दी जाएगी, कितने का खर्चा क्या आएगा, बनेगा कितने का, बिकेगा कितने का। बट द पॉइंट इज, हमसे पूछा जाता है बताइए क्या ये इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी, क्या ये इन्वेस्टमेंट फिजिबल है या नहीं है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट वर्सेस बेनिफिट्स। इन्वेस्टमेंट क्या है और इससे हमें फायदे क्या होने वाले हैं। तो जनाब इन टर्म्स ऑफ सेल्स यूनिट्स हमें इस इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा होने वाला है, 4,000 का। हम ये नहीं कहेंगे भाई इस मशीन की वजह से हम 14,000 यूनिट बेच रहे हैं, इस मशीन की वजह से हम सिर्फ ओनली इंक्रीमेंटल 4,000 यूनिट्स का फायदा हो रहा है। तो हमने 4,000 यूनिट्स के रेवेन्यू को लेकर सवाल हल करना है। हमने 14,000 के रेवेन्यू नहीं ले लेने अपनी कैलकुलेशन में, क्योंकि कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट है। कॉस्ट 120 की है, बेनिफिट 4,000 पे बेस करके हम डिटरमिन करेंगे 4,000 यूनिट्स कितने के बिकते हैं, 4,000 यूनिट्स कितने के बनते हैं, 4,000 यूनिट से सालाना बेनिफिट हम कितना कमाते हैं। 14,000 का बेनिफिट हमारे रेलेवेंट नहीं है। सो ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको बताया कि भाई इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज होने चाहिए, वो कैश फ्लोज जो हमारे फैसले से बदले। तो हमारे फैसलों से सिर्फ ऊपर का जो 4,000 यूनिट्स हैं वो ऐड हुए हैं, हमें सिर्फ उनको लेना है। ठीक है जी, फ्यूचर कैश फ्लोज, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज एंड कैश फ्लोज विच आर अफेक्टेड बाय आवर डिसीजन। ये बेसिक गाइडलाइन जो आपने कैश 3 में पढ़ी थी, दैट विल प्रिवेल हियर। कोई नई चीज़ यहाँ पे अभी नहीं आई। नई चीज़ के रेफरेंस से हम यहाँ पे एक थोड़ा सा ये टेबल डिस्कस कर लेते हैं जो कि कंप्रीहेंसिवली हमारी कैफ 6 के नॉलेज को इस रेलेवेंट कैश फ्लो के नॉलेज से कंबाइन करता है। ये हमें डिफरेंट आइटम्स ऑफ कैश फ्लोज हैं जो हम कैफ 6 में जब इन्वेस्टर अप्रेजल करते हैं तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती हैं। जैसे इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें बताई जाती है, कैपिटल प्रोजेक्ट है तो आपको कैपिटल प्रोजेक्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए शुरू में। तो डेफिनेटली इट इज़ रेलेवेंट, ये रेलेवेंट है क्योंकि इसी की तो हम फिजिबिलिटी करने जा रहे हैं कि भाई ये इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो दैट हैज़ टू बी कंसिडर्ड इनटू अकाउंट, दिस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रेलेवेंट। फिर आपको बताया जाता है भाई मशीन लोगे तो इसके लिए 120 मिलियन की मशीन लोगे तो 20 मिलियन वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये भी रेलेवेंट है क्योंकि ये मशीन लोगे तो इसके बगैर चलेगी नहीं मशीन, तो ये भी रेलेवेंट है, इसको लेना है क्योंकि इस मशीन को चलाने के लिए, इसको किससे कारोबार करने के लिए ये खर्चा भी करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो रेलेवेंट। प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इरेलेवेंट होती है क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट किस लिए की जाती है, प्रोडक्ट बनाने के लिए। फैसला करने से पहले का फेज होता है। R&D क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आ जाओ, हमने 10,000 से 14,000 पे सेल लेके जानी है या नहीं जानी, इसके लिए पहले आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। क्या हमारी एडिशनल 4,000 यूनिट्स की डिमांड है, उसके लिए हम अपनी सेल्स फोर्स को भेजेंगे डिफरेंट मार्केट्स में, अपने कस्टमर्स के पास भेजेंगे। विजिट करो, जाके इंटरव्यू करो, उनसे पूछो कि भैया अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें, हम अभी सिर्फ पंजाब में बेच रहे हैं, KP में चेक करो, सिंध में चेक करो, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। ये सारी टेस्टिंग चेकिंग विल इन्वॉल्व सम कॉस्ट। मैंने सारा एनालिसिस किया, सर्वे किया, 5-10 लाख लग गए सर्वे करने में, और मुझे रिस्पॉन्स आया कि भैया अगर हम 14,000 यूनिट बनाएंगे तो हम बेच लेंगे। अगर हम 14,000 यूनिट बनाएंगे तो हम बेच लेंगे, कस्टमर आर देयर इन द मार्केट।
अब मसला यह है 14,000 यूनिट बना के बेचने से क्या मेरी वेल्थ में कुछ इजाफा आएगा, क्या ये वेंचर मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा, उसकी बात आगे है। लेकिन पहली चीज़ थी सर्वे करके चेक करो 14,000 यूनिट बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। मैंने सर्वे करके चेक कर लिया 14 बिकेंगे। अब मैं 14,000 यूनिट की सेल की फिजिबिलिटी करने जा रहा हूं, क्या मुझे 14,000 यूनिट्स बना के बेचना फायदा देंगे। अब ये देखना है मैंने, बिक जाएंगे लेकिन बना के बेचना क्या मेरे लिए फायदामंद है, उसकी तरफ चल रहा हूं। तो जब मैं बना के बेचने की फिजिबिलिटी पे गया तो जो 4, 5, 10 लाख मैंने खर्च कर दिया R&D पे, क्या वो रेलेवेंट है? इरेलेवेंट। क्यों? पास्ट संक। वो तो भाई फिजिबिलिटी शुरू होने से पहले ही हो चुका काम, फिजिबिलिटी शुरू होने से पहले ही खर्चा हो चुका है। इसी तरह आपने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, पहले प्रोडक्ट डेवलप की जाती है कि भाई प्रोडक्ट के फीचर क्या होने चाहिए, इसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए, कस्टमर के मुताबिक इसकी पैकिंग क्या होनी चाहिए, इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, सारा ये काम किया जाता है। जब ये सारा काम हो जाए फिर देखा जाता है कि भाई इसको बना के बेचना क्या प्रॉफिटेबल रहेगा, फिजिबिलिटी। तो फिजिबिलिटी से पहले R&D तो हो चुकी है, दैट इज सunk कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट। पास्ट कॉस्ट इज नेवर रेलेवेंट वेदर पेड और नॉट। हो सकता है मैंने सर्वे करवाया, उसका बिल अभी मैंने पे नहीं किया, लेकिन मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं उससे क्या फर्क पड़ता है, बिल तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने सर्वे तो करवा लिया हुआ है, मैंने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पे रिसर्च कर ली हुई है। अब मैं इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन का प्लांट लगाऊं या ना लगाऊं, रिसर्च का खर्चा तो मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट वेदर पेड और नॉट इरेलेवेंट। पास्ट में इनकर हो चुकी है, पे की या नहीं की इरेलेवेंट है। ख्याल रखना है रेलेवेंट सिर्फ वही है कि भाई मेरे प्लांट को यस या नो करने से जो बदलेगा। मैंने कहा प्लांट लगाओ तो कुछ और, मैंने कहा प्लांट ना लगाओ तो कुछ और, जो बदलती है वो रेलेवेंट है, ये ख्याल रखना है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इरेलेवेंट, डेप्रिसिएशन इरेलेवेंट। क्यों? नॉन कैश। भाई हम तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ही उठा के डाल देते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन कैपिटल एसेट की कॉस्ट की सिस्टमैटिक एलोकेशन ओवर द लाइफ, यही पढ़ा हुआ ना, कुछ ऐसी बात ही होती थी। तो हमने तो कैपिटल एसेट की इन्वेस्टमेंट को जीरो में सारे का सारा डाल दिया एज कॉस्ट, क्योंकि हम कैश फ्लो बेस चल रहे हैं ना भाई। कब जेब से कितना पैसा निकला आउटफ्लो दिखा दो, कब जेब में कितना पैसा आया इनफ्लो दिखा दो। तो जब हमने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को ही आउटफ्लो एज अ कॉस्ट दिखा दिया तो डेप्रिसिएशन कहां से आई, उसकी तो जरूरत ही नहीं बची। वो तो अकाउंटिंग में जरूरत पड़ती है, जहां पे इन्वेस्टमेंट को हम एज कॉस्ट नहीं लेते, एज एसेट ले लेते हैं। वहां पे इन्वेस्टमेंट को हम एज एसेट ले लेते हैं और फिर उस एसेट की कॉस्ट को सिस्टमैटिकली हर साल इस्तेमाल के हिसाब से चार्ज करते हैं। लेकिन यहां पे हम फिजिबिलिटी करते हुए तो हमने तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को ही कॉस्ट में डाल दिया था भाई। हमने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को 90 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, सारी की सारी कॉस्ट में डाल दी। तो इसकी डेप्रिसिएशन कहां से आई बीच में भाई, जब सारी सारी चार्ज होगी हमारे एनालिसिस में। तो डेप्रिसिएशन इज इरेलेवेंट क्योंकि ये नॉन कैश है। वेरिएबल कॉस्ट रेलेवेंट क्योंकि इंक्रीमेंटल होती हैं, हर एडिशनल यूनिट पे इजाफी खर्चा होता है, हमेशा रेलेवेंट होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेनिफिट फॉरगोन रेलेवेंट, इस पे हमारी कैप्सी में डिस्कशन हुई भी है, दोबारा अभी हमारी डिस्कशन में बात आ जाएगी, ये टर्म आ जाएगी। रेलेवेंट होती है बेनिफिट फॉरगोन। फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट भी हो सकती है, इरेलेवेंट भी हो सकती है। फिक्स कॉस्ट इरेलेवेंट कब होगी, जब हमें क्वेश्चन में इनमें से कोई टर्म यूज की जाए, एब्जॉर्ब, रिकवर्ड, अपोर्शन, एलोकेटेड चार्ज, इनमें से कोई भी टर्म फिक्स ओवरहेड के बारे में यूज की गई, इसका मतलब वो इजाफी नहीं है। फिक्स ओवरहेड रेलेवेंट सिर्फ तब होते हैं जब इंक्रीमेंटल होते हैं, प्रोजेक्ट की वजह से हमारी जेब से निकल रहे हैं। हमें जैसे यहां पे कहा जाएगा कि हम जब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोडक्शन के नतीजे में हम 14,000 यूनिट बनाएंगे और पर यूनिट ओवरहेड चार्ज इज 10 रुपए पर यूनिट। ओवरहेड चार्ज इज 10 रुपए पर यूनिट, तो ओवरहेड चार्ज इज नेवर रेलेवेंट। हमने 4,000 यूनिट पे 10 रुपए के हिसाब से ओवरहेड यहां पे शामिल अपनी कॉस्ट में नहीं करने, क्योंकि वो चार्ज है। हाँ, ये भी कहा जा सकता है इस मशीनरी की वजह से हमें एक इजाफी सुपरवाइजर लेना पड़ेगा जिसकी माहाना तनख्वाह 50,000 है, रेलेवेंट।
मशीन ली तो सुपरवाइजर रखना पड़ गया, जेब से 50,000 जाना शुरू हो गया, तो इजाफी खर्चे का जिक्र है, रेलेवेंट। चार्ज एलोकेटेड पोर्शन रिकवर्ड, इरेलेवेंट। वो सब पुराने खर्चे की तकसीम की बातें हैं, इरेलेवेंट। हाँ, यहां पे एक बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हम अज्यूम करते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड इंक्रीमेंटल है, बात का क्वेश्चन हमें क्लैरिटी नहीं देता फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में, देन इन दैट केस वील अज्यूम कि ये रेलेवेंट है। टैक्सेस का जिक्र मैंने किया, हमने डील करना है, रेलेवेंट होंगे, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करनी है, प्रोजेक्ट से फ्यूचर में जो रिटर्न मुनाफा कमाना है उस मुनाफे पे टैक्सेस भी आपको देने पड़ेंगे, उनको भी आपको अपनी वर्किंग में शामिल करना है। इंटरेस्ट और डिविडेंड इरेलेवेंट, क्यों? क्योंकि ये दोनों फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हैं, ये दोनों इन्वेस्टर से लेन देन है, इन्वेस्टर से कोई लेन देन हमारे कैश फ्लोज में फिजिबिलिटी में नहीं आता। मैंने आपको शुरू में बताया था कि फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हुए हम सिर्फ दो कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लो देते हैं, ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज मतलब इन्वेस्टर से पैसा लेना, इन्वेस्टर को पैसा देना, वो प्रिंसिपल की मद में है, वो रिटर्न की मद में है। ये दोनों आइटम्स ऑफ कैश फ्लोज हमने अपनी डिस्कशन में नहीं लाना। ये डेट इन्वेस्टर को रिटर्न है, इरेलेवेंट। ये एक्विटी इन्वेस्टर को रिटर्न है, इरेलेवेंट। हमें कहीं यह भी कहा जा सकता है हमने डेट इन्वेस्टर से लोन लिया, लोन किस्तों में पे किया, इरेलेवेंट। ना लेना है, ना देना अपनी वर्किंग में डालना है। इन्वेस्टर से प्रिंसिपल लिया, प्रिंसिपल दिया, इन्वेस्टर को रिटर्न दी, इरेलेवेंट। हमने अपनी डिस्कशन में नहीं लेके आना, हम अपनी डिस्कशन में सिर्फ इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लाते हैं। अच्छा, ये मैंने सारी डिस्कशन आपको बेसिक प्रिंसिपल मैंने जो हमने कैफ 3 में सीखा था वही रिवाइज करवाया, और इसी प्रिंसिपल की लाइट में बेसिकली कैफ 6 में जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड मैंने डिस्कशन आपके साथ कर ली। अब अगली हमारी असाइनमेंट है कैफ 3 रिलेटेड एक्टिविटीज़ की रिवीजन। ये कैफ 3 रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। असूलन इस लेवल का रेलेवेंट कॉस्टिंग नॉलेज हमारे सिलेबस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कैफ 3 में टेस्ट हो चुका है। कैफ 6 के लिए इतनी डिस्कशन काफ़ी थी, लेकिन माजी में ये मैं सिर्फ आप समझ लो एक एहतियातन रिस्क फैक्टर को कवर करने के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि माजी में हमारा कैफ 3 और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का नॉलेज एक ही सब्जेक्ट में होता था। कैफ 8 में, आज से 3-4 साल पहले पुरानी स्कीम में, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और डिसीजन मेकिंग, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग एक ही सब्जेक्ट में थे। उस सब्जेक्ट में पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें ये वाला नॉलेज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चन में टेस्ट हुआ हुआ है। तो बाज़ का हमारा एग्जामिनर पास पेपर क्वेश्चन से इंस्पिरेशन ले लेता है, उस इंस्पिरेशन लेने में थोड़ी वो गड़बड़ हो जाती है। तो अगर हम इसको पढ़ लेंगे, ऑलरेडी हमने अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ है, सिर्फ इसको रिफ्रेश करना है, 2 बेसिक एग्जांपल करनी है, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े हमने सवाल करना ही नहीं है इस पर, ठीक है। जो बेसिक एग्जांपल कैफ 3 में की थी हमने, वही रिवीजन है। तो इंशाअल्लाह हम मंडे को मिलेंगे, तब इनकी हम रिवीजन कर लेंगे 2 इलस्ट्रेशन की कॉन्सेप्ट्स के साथ। मंडे में भी थोड़ा टाइम ट्यूसडे को भी लग जाए, उसके बाद हम फिर आगे नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव कर जाएंगे, रेलेवेंट कॉस्टिंग एरिया क्लोज करके। रेलेवेंट कॉस्टिंग डिस्कशन कैफ 6 के लिए आते, जैसे मैंने कहा, हो चुकी थी बात, लेकिन ये रिस्क फैक्टर कैफ 3 नॉलेज हम रिस्क फैक्टर के तौर पे कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना है जनाब, इंशाअल्लाह मंडे को मिलेंगे तो डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे, और नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है कि हम अपने जो एडजस्टमेंट्स मैंने बताई हैं आगे, इन्फ्लेशन, वर्किंग कैपिटल, टैक्सेशन, इनको बाय द एंड ऑफ द वीक कंप्लीट करके एग्जामिनर क्वेश्चन पे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक हम पहुंच रहे होंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।